ये 90 डिग्री का एंगल है उदय रामसर का। और यहाँ पर 18 मई 1952 यानी कि आज से लगभग 58-59 साल पहले ये घटना घटित हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें बहुत सारी ह्यूमन कैजुअलिटी हुई थी। और ये जो मैं जहाँ फोकस कर रहा हूँ, ये देखिए, ये बीकानेर यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर है। और ये बीकानेर की डिस्टेंसेस दिख रही है, ये बीकानेर का फ्लाईओवर है, यहाँ से ट्रेन आती है। एक ट्रेन थी जो पैसेंजर ट्रेन थी जो कि इस बीकानेर सिटी से निकली थी रात को उदय रामसर के लिए, ये बीकानेर सिटी है। और ये ट्रक के पीछे जा रही है वो रेल लाइन है। और ये मेरा जूम बीकानेर सिटी से या 14 किलोमीटर का जूम। और ये भी पूरा जंगल क्रॉस करके ग्रेट थार डेजर्ट, और ये है यहाँ पर उदय रामसर का। और यहाँ ये एग्जैक्ट ये घटना है ये वाली, जहाँ पर कि ये भयानक दुर्घटना हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि सारे जो बाराती थे, क्योंकि 18 मई की बात है, लगभग आखातीज का टाइम था, और काफ़ी सारे बाराती शादी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, बारातें जा रही थी। तो उन्हें ऐसा लोग यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी मानते हैं कि इस जाल के पेड़ के पास ऊंचे ऊंचे टीले थे, यहाँ पर उनको दफना दिया गया था। अब ये कितना सच है कुछ पता नहीं, मगर सभी लोगों ने यही बताया कि यहाँ पर बहुत सारी लाशें हाथों दफना दी गई थी। ये जाल का प्रत्यक्ष पेड़, एकमात्र पेड़ है जहाँ पर कि हरियाली दिखती है। अभी थोड़ी ज़्यादा हरियाली होगी, 58 साल पहले बहुत ऊंचे टीले थे और कुछ भी हरियाली नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं ग्रेट थार डेजर्ट से राकेश शर्मा बीकानेर से, और आज पहली बार हम एक परिचर्चा का मिश्रण करें। परिचर्चा में हम बीकानेर से संबंधित एक बहुत पुराने लोको पायलट से आपकी बात कराते हैं। और ये बीकानेर के माने हुए लोको पायलट है, नाम इनका श्रीमान जी ओम प्रकाश जी शर्मा। आपका सब हमारे साथ बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो सर आप बताएं, आपने नौकरी रेलवे की कब ज्वाइन करी? 12/12/1955। अच्छा, 1955 के इन्होंने की इनकी ज्वाइनिंग है। और उस समय रेलवे के स्टीम इंजन चलते थे जो YDM-4 YDM-3 नाम के स्टीम इंजन चला करते थे। रेलवे एक बहुत ही शैशव काल में था, तो उसके बारे में आप लोको पायलट से स्टीम इंजन के। और मैं BA करके एज ए क्लीनर बना। अच्छा, ये BA अपने समय के BA किए हुए थे, यानी कि उस समय पढ़ाई की बहुत ज्यादा महत्ता थी, और डिग्री होल्डर होना तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। क्योंकि पिताजी जो है वो 2 रुपए मंथली फीस नहीं दे पाते थे। अच्छा, ठीक है। तो मुझे तो पैसे की आवश्यकता थी। हाँ जी। मैं इसमें, मेरे को कई मित्रों ने कहा कि ड्राइवर को पेमेंट अच्छा मिलता है। अच्छा जी। तो मैं इसमें चला गया, मेहनती थे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इस कारण से हम चले गए और उसका फायदा हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं। स्वास्थ्य अच्छा था, मेहनत की तो उसका फायदा। तो उसकी उस वक्त आपकी सैलरी पापा से कितनी ज्यादा या कम थी? आपको कितनी सैलरी मिलती थी पापा के कंपैरिजन में? मेरे पिताजी को तो 50 भी मिलते थे, टीचर थे। अच्छा, सम्मान तो बहुत जबरदस्त था। बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल नहीं मिलता था। तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो आगे मैंने कहा पिताजी आगे पढ़ाओ मेरे को, तो उसने कहा मैं फीस कहाँ से दूं मैं। अच्छा, 2 रुपए मंथली फीस नहीं दे पाते थे एक टीचर। सही बात है। हम सब भाई पढ़ने वाले थे। जब ज्यादा भाई वगैरह होते थे तो उसमें आर्थिक स्थिति सभी की बहुत विकट हुआ करती थी। आपको कितनी मिलती थी उस समय? मेरे को एज ए क्लीनर भर्ती हुआ तो मुझे 75 रुपए मिलते थे। अच्छा, पिताजी को 50 मिलते थे। 25 रुपए का इजाफा था, काफी ज्यादा। तो ये उस समय की घटना है। तो सर मैं एक आपसे घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। 1 मई 18 को 1952 में एक घटना हुई थी, जो हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। ये उदराम सर का एक कर्व है जो 90 डिग्री एंगल का कर्व है, और इसके अंदर ग्रेडियंट भी, ढलान भी है। और इसके अंदर 18 मई 1952 को एक पैसेंजर ट्रेन और एक सवारी गाड़ी, दोनों गाड़ियों का रात को कोलिजन हुआ था। बहुत ज्यादा कोलिजन में काफी सारे लोग मरे थे, और उसका कहीं पर इंटरनेट में या कहीं और जगह पत्र पत्रिकाओं में अब की तारीख में ज़्यादा कहीं मुझे मिलता ही नहीं, उसका ऐतिहासिक महत्व या उसकी कोई घटना नहीं मिलती। परंतु एक स्टीफन साइमंस है, 1994 की इनमें एक किताब आई है, और उसके पेज नंबर 136 पर यह दृष्टांत उल्लेखित है। उन्होंने कहा है कि एक पैसेंजर एक ट्रेन जो कि उदरामसर से आ रही थी और एक मालगाड़ी जो कि बीकानेर से आ रही थी, दोनों के अंदर भयंकर रात को कोलिजन हुआ, और एक साथ दोनों गाड़ियां हेड ऑन कोलिजन में आपस में लगी, जिसके कारण बहुत सारी ह्यूमन इंजरी हुई थी।
परंतु आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने लिखा है कि 11 किलोमीटर जो उदरायन सर पे वहाँ 45 लोग तो मारे गए थे और 67 लोग घायल हुए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का अनुमान है कि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी हुई थी। तो उस घटना के बारे में हम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी से पूछते हैं, क्योंकि उस वक्त के समकालिक थे, प्रत्यक्षदर्शी तो ना ही रहे होंगे परंतु समकालिक जरूर थे। तो सर उस मैं इन दोनों ड्राइवरों के जिनसे कोलिजन हुआ उनके साथ चलाऊंगा एज ए फायरमैन। अच्छा सर, उन ड्राइवरों के नाम बताएं क्या? उनका जो पैसेंजर थे, मैं ड्राइवर थे तो बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे और वो मिलिट्री से आए थे, हीरा सिंह जी ड्राइवर। अच्छा, हीरा सिंह जी जो आर्मी एक्स आर्मी और मालगाड़ी में ड्राइवर जो है वो उनका नाम था लंबे थे, देखो उनका नाम था उमर खान। अच्छा, उमर खान जी, यस उनका नाम उमर खान। मैं दोनों ड्राइवरों के साथ में एज ए फायरमैन मैंने बहुत वर्क किया, जिसमें हीरा सिंह जी तो बहुत ही होशियार ड्राइवर में थे। अच्छा जी, वो पैसेंजर चलाया करते थे? हाँ, वो मिलिट्री से आए थे। अच्छा, और अच्छे ड्राइवर आर्मी पर्सनल थे, रिटायर्ड, और वो इसमें चलाया करते थे। तो ये घटना कैसे हुई थी सर? इसका ये उस वक्त जो है टोकन सिस्टम नहीं था। अच्छा, जो आजकल टोकन सिस्टम था उससे भी प्राचीन पुरातन था। उसके अंदर क्या होता है? ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए टोकन सिस्टम नहीं था, पेपर लाइन के लिए। अच्छा, पेपर तो पेपर लाइन के लिए डेमी से लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? वो डेमी से। अच्छा, डेमी के। अच्छा, तो वो दोनों साइड से क्या हुआ? पेपर वो दोनों तरफ से लाइन क्लियर मिल गया ऐसा महसूस होता है। अच्छा जी। और दोनों गाड़ियां एक ही ब्लॉक सेक्शन में आ गई। अच्छा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब तो वो टोकन जब तक उस मशीन में नहीं डलेगा मिल निकलेगा नहीं। सही बात है। ऐसा सिस्टम तो ऑटोमेटिक काफी ज्यादा उस वक्त तो पेपर लाइन के दोनों तरफ से दिया गया, किसको भगाएं, कहाँ दौड़े, कैसे पकड़े। हाँ, सही बात है। कोई वॉकी टॉकी भी नहीं थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो सीधी लाइन होती तो कोलिजन बच जाता। हाँ, लेकिन वो तो गोलाई में आ गई। 90 डिग्री का एंगल था और रात का ओवर टाइम था, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। और मैंने उनसे पूछा था। हाँ जी। तो व्यक्ति काफी हताहत हुए थे, काफी ज्यादा। जोधपुर से और इससे सवारी गाड़ी में तो बारातें थी। अच्छा, ये बारातें थी, बारातों का लापता होगी बारातें। तो इस जो आधिकारिक सूचनाएं ये तो बहुत ही कम थी, परंतु वाकई ये बहुत ज्यादा संख्या रही होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है उस वक्त। और वहाँ पे जो ये जाल का पेड़ है और उस जगह चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं, सैंड्यून्स है, उन पर शायद कुछ उस वक्त मैं विद्यार्थी था, लेकिन दिन में सुबह के टाइम में जल्दी भाग करके मैं गया। हाँ जी। और लाइन जाकर के मैंने देखा, मैंने कर्व पड़ता है और जाल का पेड़ था, हमने देखा वहाँ पे। हाँ। तो उस वक्त सारा काम हो रहा था। अच्छा, सफाई नहीं हुई थी। अच्छा जी। और हमको पास नहीं जाने दिया। डेड बॉडीज खूब सारी बिखरी पड़ी होंगी उधर उधर। और ये जाल का पेड़ हम आपको वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं, यही जो जाल का पेड़ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और इसके आस पास ही ये घटना घटी। और पलाना साइड से तो ढलाई पड़ती है, गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है। पलाना से और इधर से भी थोड़ी सी ढलाई पड़ती तो उसकी रुक नहीं सकती। हाँ, तो गाड़ियां रुकी नहीं और वो दोनों को लाइन क्लियर मिली हुई थी और रात्रि का टाइम था, गोलाई थी 90 डिग्री। तो हिंड्रेंस हुआ पैदा, जिसके कारण ये घटना घटित हुई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये मई 18, 1952 की घटना का हम जिक्र करें। ये तो भारत में प्रसिद्ध थी। हाँ, पूरे भारत में दहलाने वाली एक ऐसी दुर्घटना थी, रेल की दुर्घटना, जिसका कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सर, आप अपने टाइम की कोई और अच्छी कुछ खास बातें बताएं स्टीम इंजन के बारे में, कैसा चलता था और कैसा उसमें सुविधा थी, क्या थी, और हिलता था नहीं डुलता था, उसकी कुछ बताएं सर। यानी जो पुराने इंजन होते थे, हाँ जी, तो पानी की टेंडर और कोयले का अलग सिस्टम होता था, इंजन अलग होता था। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो उनको जोड़ के ऊपर से ऊपर प्लेट पड़ती थी, प्लेट लगा वो हिलती थी, तो वो आपस में टकरा के बहुत हिलती थी। हाँ। तो उससे हमारे बुढ़ापे में घोड़े खराब हो गए। घुटने सारे हैं, उसके बाद में हमारे टाइम में इंजन वाईजी और वाईपी आ गए थे, इनका प्लेट एक ही थी। अच्छा, तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अच्छा। परंतु सर वो गर्मी तो बहुत रहती थी उसके अंदर। नहीं, गर्मी तो खड़े इंजन में सबको लगेगी, लेकिन चलने में स्टाफ को गर्मी नहीं लगती थी। दोनों तरफ से हवा आती थी और कोयले का धुआं पीछे जाता था, हमारे ऊपर नहीं आता था। लेकिन भूख बहुत लगती थी और नींद बहुत आती थी। मेहनत का काम था, निश्चित है भूख और बहुत ज्यादा लगती थी। सारे दिन इसके अंदर फायरमैन लगातार
पूरे यानी टेंडर के अंदर जो है 10.60 टन कोयला आता था। अच्छा 10.60 टन टन कोयला मालगाड़ी में कभी कभी तो कोयला डेस्टिनेशन तक खत्म हो जाता था। अच्छा इतना कोयला झोंकना पड़ता था। हाँ, और पूरा कोयला बाई हैंड मैनुअली झोंका जाता था, जिससे कि आपके जो फिर ये बाहें थी ये जबरदस्त मजबूत रहती थी और खूब नींद लग आती थी और खूब थकावट आती थी। ये बहुत मैनुअल काम था, बहुत मेहनत का काम था। और मैं आपको सच कहता हूँ, ये हाथ की रेखाएं कोयला झोंक झोंक करके रेखाएं खत्म हो गई। अच्छा हाँ सही बात तो अब आई है दोबारा ये रीजनरेट होगी। और पानी की जैसे आप उसमें चूंकि आप थार डेजर्ट के अंदर चला करते थे तो भयंकर गर्मी, बहुत तीखी गर्मी के अंदर पानी की किल्लत रहती थी, तो उसमें भी अक्सर मैंने देखा था कि वहाँ पर पानी की लेने के लिए कुछ गांव की ग्रामीण महिलाएं आदमी आते थे। गुड्स ट्रेन जो प्रकार की चलती है, एक तो शंटिंग ट्रेन चलती है, एक थ्रू ट्रेन चलती है। हाँ जी थ्रू ट्रेन। तो पानी का टैंक हमेशा शंटिंग ट्रेन में ही लगता है, क्योंकि हर स्टेशन में शंटिंग करना पड़ता है, डब्बे काटने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। तो स्टेशन मास्टर जो काम करते हैं रेलवे वाले, तो उनके टैंक में पानी देना जरूरी है। बिल्कुल तो वहाँ पानी देते, तो गांव के आदमी भी आ जाते थे। बिल्कुल तो उनको भी पानी देना पड़ता था। बिल्कुल हाँ, एक मानवीयता के रूप में पानी। तो बेचारे कहते हैं कि इंजन से ही दे दो हमें, हम खाली जा रहे हैं। हाँ। तो जहाँ तक हो सकता था समझदारी के साथ में पानी देते मटके ताकि, क्योंकि लूणकंद सरोवर का इलाका है, वो खारे पानी का है और गर्मी बहुत पड़ती थी। पानी का कष्ट था। कुआं भी नहीं थे और कुएं में आता था खारा पानी आता था, तो पीने योग्य नहीं था। तो उसमें ये सभी एक मानवीय गुणों का इन्होंने निर्वहन किया। हर एक ड्राइवर देता था जितना हो सकता है उतना। बिल्कुल सही है। और उस वक्त मुझे ऐसा भी ध्यान है कि जो ड्राइवर हैं और गार्ड हैं, इनकी उस समय बहुत ज्यादा आम जनता पब्लिक बहुत इज्जत करती थी। भाई साहब एक्चुअली बहुत इज्जत थी। हाँ बहुत इज्जत थी। वो हर जगह हर आदमी अपनी चाय या मिठाई कुछ जो भी उसके पास उपलब्ध होता लेके लाता था और सोचता था मैं आपको क्या बताऊं, हमारी चाय पी ले तो हम उपकृत हुए। इधर हमारे महाजन साइड के अंदर जो है मतीरे बहुत होते हैं। अच्छा जी। तो हम मालगाड़ी के अंदर गाड़ी खड़ी कर देते थे। अच्छा जी। और मतीरे दे देते थे, मतीरे बहुत दे देते थे। गिव एंड टेक का मामला चलता था। भंडार का इलाका कहलाता है। सही है। तो बहुत अच्छे मतीरे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो और ये कोयला जो आपका आता था, ये कोयला कहाँ से आया करता था? पलाना वगैरह से या बरसी जगह? ये ऐसा है कि हमारा बीकानेर का जो पावर हाउस है राजाओं के टाइम का बना हुआ है। अच्छा जी। और वो इधर चूरू तक और इधर चीलो तक। अच्छा, ये बिजली सप्लाई बीकानेर के पावर हाउस ही करता था। और वो दो कोयले से जलता था, एक तो बंगाल कोल और दूसरा पलाने का जो कोल था वो हम ले जाते थे, उससे चलता था वो। और बिजली बहुत अच्छी बनती थी और कोई बिजली की कमी नहीं थी। अच्छा, मैं आपको दर्शकों को ये चलते चलते बता दूं कि बीकानेर स्टेट एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर की लाइट हुआ करती थी। उस समय के अंदर ना तो जोधपुर में, ना जयपुर में, ना अन्य किसी जगह पूरे राजस्थान में बिजली सप्लाई नहीं थी, जबकि बीकानेर में खुद का पावर हाउस महाराजा गंगा सिंह जी ने इंस्टॉल किया था। और उसको अंदर कोयला ले जाने के लिए आप लोग ये कोयला वहाँ सप्लाई करते थे पावर हाउस के अंदर। कोल एफओ क्लास इंजन होते थे, 8 डब्बे 9 डब्बे खींच के लाते थे। तो जाने में चढ़ाई पड़ती थी, बहुत तकलीफ पाते थे। हाँ जी। तो हर एक फायरमैन के हाथ जोड़ देता कभी मेरी ड्यूटी मत लगाओ, लेकिन हम नहीं करते थे। सही है। तो हम जाते थे राने में लेकर आते थे और वो कोयला फिर बाद में पावर हाउस छोड़ के आना पड़ता था। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तो पावर हाउस के अंदर कोयला जाया था। एक घटना आप जिक्र कर रहे थे राजाओं के भी, तो आप उनकी जो होगी। हाँ, लालगढ़ स्टेशन से लालगढ़ जो राजाओं का हाउस है, हाँ, उसमें लाइन थी। हाँ बिल्कुल, अभी भी है। हाँ, तो वो उनकी सैलून को पकड़ने के लिए कहीं जाते थे, तो हमें शंटिंग इंजन से पकड़ के लाना पड़ता था। हाँ, सैलून को बीकानेर। तो हमें डर लगता था कि कहीं जोर से धक्का नहीं लग गया है। बिल्कुल सही। और वो बड़े होशियार थे, पानी का गिलास रखते थे मेज के ऊपर। हाँ, तो धीरे धीरे पकड़ते थे। कोयला का धुआं तो पहले ही खत्म कर देते थे, धुआं नहीं जाए लालगढ़ के अंदर पहले से, प्रदूषण रहित। और वो पकड़ के धीरे धीरे लाते थे और जहाँ गाड़ी में लगाना तो उसमें लगाते, विदाउट एनी जर्क, और बहुत ही ध्यान से सावधानी से लाते थे क्योंकि राजा नाराज ना हो जाए। ये भी उस जमाने की प्रैक्टिस बातें हैं राजा के समय की, जो ईंधन जाया करता था। और सर, अपने समय की कोई और अच्छी घटना बताएं आपके साथ की। मैं एक बार चंडीगढ़ एक्सप्रेस लेके जा रहा था। हाँ जी। तो हनुमानगढ़ के अंदर जब गाड़ी खड़ी हुई, हाँ जी, तो हमें चाय फ्री, हर एक इंजन वालों को चाय फ्री मिलती थी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं था। हाँ जी। तो वहाँ मैं चाय पी रहा था, तो एक व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। हाँ जी। उसने कहा मुझे 5 रुपए दीजिए। हाँ जी। मैंने कहा मैं 5 रुपए दे दूंगा, लेकिन दूंगा तो मैं आपको पूछ भी सकता हूँ आप क्या करोगे। बिल्कुल सही। तो उसने कहा मैं चाय पीऊंगा। तो मैंने कहा मैं आधा किलो दूध की चाय बनवा दूं। तो
तो बनवा दो। तो मैंने राजू से कहा, राजू इनको आधा किलो दूध की चाय बना के दे दो इनको। बिल्कुल सही है। फिर गाड़ी का टोकन आ गया, मैं चलने लगा तो मेरे मन में आया कि इनको 5 रुपए दे दूं मैं। बिल्कुल सही। लेकिन उस व्यक्ति को मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत उससे, लेकिन नहीं मिला उन्होंने। तो मुझे पता लगा कि दुनिया में ये बात नहीं है, भिखमंगे नहीं, अच्छे आदमी भी होते हैं। हाँ, उनका वो सदाचार देखिए कि उन्होंने चाय पीने से उनको मतलब था, चाय के बाद उनको दिए जाने वाले पैसे उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि उनका काम उन्होंने एक वाक्य काम से बड़ा प्रभावित हुआ कि मैं मनी को संग्रह नहीं करता। क्या बात है, मैं संग्रह नहीं करता। यानी कि इनका जो काम हो गया वो तो हो गया, पर हमारे जैसे आजकल के अंदर जो मैंने देखा है, जो मोरल एथिक्स है वो इस तरह की होगी कि अपना काम भी हो गया, पैसा मिल रहा है तो वो भी ले लिया जाए। पहले ये बात नहीं थी, पहले ये थी कि जो अपना हमने हमारी इच्छा थी तृप्ति होगी। और वैसे ड्राइवर शैतानी भी करते थे। हाँ जी। मैं बठिंडा गाड़ी लेके गया, हाँ जी, और बठिंडा स्टेशन पे खड़ी कर दी, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि चाय पीने की इच्छा है, तो मैंने कहा ले आओ। हाँ जी। तो वो चाय लेने गया तो मेरे को तो स्टॉल वाले ने पैसे मांग लिए। अच्छा। तो मैंने कहा दे देता पैसा। हाँ, तो मैंने दे दिया 2 रुपया। हाँ। तो मैंने कहा मुझे पता कौन सा स्टॉल वाला है। ठीक है, ये है। मैंने कहा ठीक है। दूसरी ट्रिप पे जब गाड़ी पड़ी तो मैंने गाड़ी उसके स्टॉल से पहले ही खड़ी कर दी। वो क्या आगे चलो आगे, मैं कहा खड़ी कर दी, आदमी उतरे आगे नहीं जाएगी। बोला मेरे तो बिक्री नहीं हुई। तो मैंने कहा तेने मेरे असिस्टेंट से पैसे लिए थे, तो हम बदमाश भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। शक नहीं, सही बात है, बिल्कुल पावर तो थी। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा सर, ऐसी बात बताएं कि आपके कोई सीनियर ऑफिसर है और वो आप पे बहुत नाज करते हो कि आप टाइम मेंटेन। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छी करते हैं। हमारे यहाँ एक IP शर्मा सहारनपुर के आए थे फोरमैन। अच्छा जी। बहुत अच्छे थे। हाँ। और वो अपने समय में लीडर थे। वो फिर हमारे टाइम में के अंदर ही वो DME बन गए। ठीक है। तो ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस के ब्रॉडगेज के इंजन आगे थे। हाँ जी। और वो लालगढ़ से चली थी पहले, हरिद्वार की ट्रेनें वगैरह। हाँ बिल्कुल चलती लालगढ़ तो से। मैं और सुरेंद्र प्रकाश शर्मा दोनों हमको ही चलाना पड़ा। जी हाँ। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी राइट टाइम लाओगे, राइट टाइम लाओगे तो तुम्हें मिलेगी, नहीं तो बठिंडा वाले ले लेंगे। तो हम बठिंडा से आधा घंटे भी लेट चलते थे तो हमारी गाड़ी राइट टाइम आती थी। कंट्रोलर पूछता कौन आ रहा है, ड्राइवर बोला वो प्रकाश, गाड़ी राइट टाइम आई। तो वो गाड़ी हमें हुआ करती थी। वो गाड़ी फिर हमें ही मिली। सही बात है। और इस प्रकार देखो गाड़ी हथियाने में भी अपनी कार्य कुशलता कौशलता का परिचय देके इन्होंने ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस बीकानेर डिवीजन के लिए मांग ली, हथिया ली, और ये इन सब कार्य कुशलता का इनका परिणाम है। और सर ऐसे और कोई बातें और भी बताएं, कोई अपने समय कालिक की ऐसी जो अविस्मरणीय यादें रह गई हो, या कोई मुसद्दी लाल जी वाली बात बताएं जो पहले एक पेंट्री कार के रूप में जो प्राचीन पेंट्री कार हुआ करती थी। हाँ, उसके अंदर जो है मुसद्दी लाल जी के लड़के ने ठेके ले रखे थे। हाँ, ये एक ऐसा डब्बा हुआ करता था जैसे RMS है, उस डब्बे के अंदर तो मिठाई के डब्बे वगैरह देते थे। और वो पूरे ट्रैक पे चलने वाले 5-6 भाई थे, अच्छे मजबूत थे। हाँ, उस ट्रैक वो मिठाई बांटते थे, भुजिया, पान, आम के टाइम में आम। हाँ, यानी क्योंकि वेस्टर्न थार डेजर्ट में सामान मिलता नहीं था, वेंडर थे नहीं, इसलिए वो मोबाइल वेंडिंग वेंडर के रूप में चलते थे। मुसद्दी लाल जी उनका नाम था, जो आजकल बंद हो गया। और वह एक पेंट्री कार का सूक्ष्म रूप था जिसमें कि ब्रेड, बटर, पनीर, चीज सब चीजें उसमें जाया करती थी। ये बीकानेर 89 और 90 डाउन के अंदर ये सुविधा दी जाती थी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, आपका आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब देखो इसमें बधाई, आशीर्वाद बनाए रखना सर।